हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है और कुछ इजी चैप्टर भी है। क्योंकि इजी इसलिए है क्योंकि आप इससे पहले 10th में भी इसके बारे में बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं और इसमें कॉन्सेप्ट जो आएंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन अगर आप बेसिक से पकड़ के चलोगे तो बहुत आसान हो जाएंगे। सारे पढ़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है इसके क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 1 में हम कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी बात करेंगे नहीं। एज यूजुअल जैसे हम बात करते थे बेसिक बातें करेंगे। हाँ, एक आध चीज़ें और नई मिलेंगी, जैसे कि हमारा धारा जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। ये क्यों अदिश राशि होती है, ये चीज़ भी आज आपको दिखाएंगे। और जाते जाते एक छोटा सा नया टॉपिक पढ़ेंगे, धारा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले वैद्युत की। तो हेडिंग लगा लो वैद्युत की। देखो, वैद्युतिकी जो अभी तक तुम पढ़े हो, वैद्युतिकी में आवेश होता है। ठीक, तो आवेश जो होगा वो आवेश हमारा दो प्रकार का होगा। एक तो आवेश होता है जब आवेश हमारा किस में हो, विराम अवस्था में होता है। आवेश जो होगा वो विराम अवस्था में होगा, और जब आवेश विराम अवस्था में होता है तो इसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसको हम बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी बोलेंगे। स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हमने पूरा 2 चैप्टर कर रखा है, बहुत डिटेल से पढ़ा है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, यानी कि आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है, बिंदु आवेश होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है। ठीक है, अगर नहीं देखा वो सारे लेक्चर तो पीछे जाके पहले वो दोनों लेक्चर को देख, या फिर नहीं से देख लो फिर उसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा यहाँ पे होता है कि आवेश जो होगा, एक तो आवेश हो जाएगा हमारा विराम अवस्था में हो जाएगा, और दूसरा जो आवेश बनेगा वो आवेश हमारा कैसा होगा, गतिज अवस्था में होगा। या तो आवेश जो होगा विराम अवस्था में होगा, या तो आवेश कैसा होगा, गतिज अवस्था में होगा। और जब आवेश विराम अवस्था में होगा तो उसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, जो हम पढ़ चुके हैं। अब आवेश जो है वो गतिज अवस्था में होता है। जब आवेश गतिज अवस्था में होगा तो यहाँ पर भी हमारे 2 केस बनते हैं। एक तो आवेश जो होगा वो हमारा अचर चाल से चलेगा। आवेश जो होगा वो गतिज अवस्था में तो होगा, लेकिन वो कैसे चलेगा, अचर चाल से, यानी कांस्टेंट स्पीड से वो चलेगा। जब ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा यानी कि जो अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारा में, यहाँ पे हमारा आवेश जो होगा वो गतिज अवस्था में तो होगा, लेकिन वो कैसा चलेगा, अचर चाल से चलेगा। हाँ, आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि जो हमारा जो आवेश है उसकी चाल जो है वो चर चाल से चल रहा है। ये इस लेक्चर में नहीं, अगले वाले लेक्चर में ऐसा एहसास होगा, लेकिन फिर आपको हम रियलाइज़ कराएंगे नहीं, ये हमारा कैसा है, अचर चाल से ही चल रहा है। और जब आवेश चर चाल से चलता है, यानी कि वेरिएबल स्पीड से चलेगा, या चर चाल से चलेगा, चर चाल से चलेगा, यानी कि उसके अंदर कुछ त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि वो कैसा करेगा, यानी कि वो हमारा त्वरित गति उत्पन्न कर जाएगा। यानी कि ये हमारा जो होगा ये हमारा त्वरित गति उत्पन्न करेगा। जब ये त्वरित गति इसमें आ जाता है तो चर चाल में हम इसको वैद्युत चुंबकत्व में पढ़ते हैं। इसको बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकत्व में। वैद्युत चुंबकत्व में इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि जब आवेश जो होगा उसके चाल में परिवर्तन होता रहेगा, यानी कि उसमें कुछ त्वरण आ जाएगा, तभी तो चर चाल से होगा। यानी कि जैसे तुम बढ़ाओगे, हो सकता है चाल घट जाए या चाल बढ़ जाए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ त्वरण आ जाता है। त्वरण माइनस और प्लस दोनों होता है, ये मलयालम में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है कि त्वरण होता है वो प्लस और माइनस दोनों तरीके से होता है। तो कैसे भी होगा, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, उसमें से कुछ नोट करने वाली चीज़ें है नहीं। चलिए, इसको तो ऐसे बता दिया, नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वैद्युत धारा। तो अगली हेडिंग लगा लो वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, ठीक है। तो देखो, अगर कोई भी एक स्थिर बिंदु आवेश को हम लेते हैं, अगर उस स्थिर बिंदु आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, अगर तो उस वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल कार्य करता है। अगर मैं उसी बिंदु आवेश को अगर गति के लिए स्वतंत्र कर देता हूं तो वो वैद्युत बल की दिशा में गति करने लगता है। जब वैद्युत बल की दिशा में गति करता है तो हम कहते हैं कि वैद्युत आवेश
किसकी गतिज अवस्था में आ जाता है, यानी कि जो वैद्युत आवेश है वो कैसा हो गया, वैद्युत धारा कहलाता है। जब आवेश गतिज अवस्था में होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। या इसको एक लाइन में ऐसे भी कह सकते हो कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसको ऐसे भी कह लो कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये क्लास 10 में भी आप पढ़ते आ चुके हो कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि वैद्युत धारा I बराबर जो होगा ये होगा हमारा प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, यहाँ पे दर आ गया तो इसके नीचे क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा, यानी कि प्रवाहित आवेश डिवाइड बाई समय, यही हमारा क्या हो जाएगा, I के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला तुम पढ़ चुके हो कि हमारा जो I होता है, यहाँ कैपिटल से रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल से कर दो कोई दिक्कत नहीं, कि I जो होगा वो I बराबर हमारा होता है Q बाई टी के। एक फार्मूला जो पढ़ते आ रहे हो कि I बराबर होगा Q बाई टी के। और इसको कुछ इस तरीके से पढ़ते थे कि किसी चालक में अगर कोई एक चालक लेते हैं, उस चालक के अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा कहते थे। अगर कोई एक चालक ले लो, उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से जो वैद्युत आवेश प्रवाहित होता था उसी को हम क्या कहते थे, वैद्युत धारा कहते थे। ये सारी डेफिनेशन थी वहां पे, ठीक। ये वाला फार्मूला I बराबर Q बाई टी तुम पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर हम कुछ पढ़ेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस वाला। यानी कि अगर हम यहाँ पे निकालें कि I एवरेज निकालें, I एवरेज निकालें तो I एवरेज जो होगा वो होगा हमारा डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा T। I एवरेज बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। और इसी तरीके से एक होता है I इंस्टेंटेनियस, यानी कि I जो होगा इंस्टेंटेनियस, यानी कि I तात्क्षणिक, I तात्क्षणिक जो होगा, I तात्क्षणिक जो होगा वो होगा हमारा dQ बाई dt के बराबर होगा। अब देखो ये एवरेज का मतलब समझ गए होगे कि औसत होता है, कि जैसे अगर मान लो ये कोई एक चालक है, ठीक है, अगर ये कोई एक चालक है, ये इसका एक अनुप्रस्थ काट यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से डेल्टा Q चार्ज निकल रहा है डेल्टा T समय में, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T यहाँ से क्या निकल जाएगा, औसत धारा निकल जाएगी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक, किसी भी क्षण, जैसे वहाँ पे चाल में आपको याद 2 क्लास चले उसमें आपने पढ़ा होगा कि एवरेज चाल यानी कि औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, 2 चीज़ वहाँ पर पढ़े होंगे। तो तात्क्षणिक चाल का मतलब क्या होता है, किसी भी क्षण हम देखते थे उस क्षण उसकी चाल कितनी होती थी। तो बहुत छोटे से समय के लिए देखते हैं, जब छोटा सा समय देखेंगे तो वहाँ पे छोटा सा आवेश भी होगा तो उसको हम किससे लिख देते हैं, dQ से लिख देते हैं। तो यही हमारा क्या है, I इंस्टेंटेनियस है, यानी कि उसके तात्क्षणिक किसी भी क्षण हम यहाँ पे आवेश निकालते हैं। और दूसरा औसत आवेश हम निकालते हैं या औसत वैद्युत धारा निकालते हैं, यहाँ पे डेल्टा Q बाई डेल्टा T के बराबर होता है, या dQ बाई dt के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसको हम सिंपली जो इस्तेमाल करेंगे, हम यही इस्तेमाल कर लेंगे, I बराबर dQ बाई dt के बराबर होता है, ठीक है। ये वाला फार्मूला भी सही है, इस पे भी क्वेश्चन कराएंगे और इस पे भी क्वेश्चन कराएंगे, दोनों पे क्वेश्चन कराएंगे। इस पे तुम क्वेश्चन क्लास 10 में भी कर चुके हो कैसे होता है। इस पे क्वेश्चन करना सीखना है कि इस पे एवरेज पे कैसे क्वेश्चन होता है और इंस्टेंटेनियस पे कैसे क्वेश्चन निकाला जाता है। ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आ गया ना, कि टोटल टाइम और टोटल आवेश और डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। कैसे एवरेज निकालते हैं, उसी तरीके से यहाँ वैद्युत धारा का एवरेज निकाला जाएगा। उस इंस्टेंटेनियस भी उसी तरीके से, तात्क्षणिक वैद्युत धारा भी उसी तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है इतने में, अब ये 2 चीज़ नहीं यहाँ पर आई है, ठीक। अब देखो अगर हम इसकी मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, यहीं पे इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो देखो ऊपर Q है तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो यहाँ पे आ जाएगा कूलाम आ जाएगा। नीचे समय है तो समय का मात्रक जो लेंगे यहाँ पर सेकंड ले लेंगे, सेकंड हो जाएगा तो कूलाम पर सेकंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर भी बोलते हैं। इसी को हम एम्पियर भी बोलते हैं। इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा कूलाम पर सेकंड, या इसको क्या लिखते हैं, एम्पियर भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ निकल के आती है कि I जो होगा, ये I हमारा अदिश राशि होती है कि सदिश राशि होती है, सबसे बड़ी चीज़। और सबसे बड़ा क्लास में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पे होता है कि I जो है वो वैद्युत धारा हमारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो देखो
अगर सदिश राशि है तो सदिश राशि होने के लिए इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए। तो अगर मैं धारा आई की बात करूं तो धारा आई जो होता है इसकी दिशा भी होती है, इसके अंदर दिशा भी होता है, किस दिशा में यह बह रहा है, और इसका परिमाण भी होता है, यानी कि इसको दिशा और परिमाण दोनों है तो इसको तो होना चाहिए क्या, सदिश राशि होना चाहिए। लेकिन ये सदिश राशि ना होके ये क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। ये अदिश राशि क्यों होती है ये भी हम आपको बता रहे हैं। अभी यहाँ पे इसको मिटा दूं, यहाँ से मिटा दूं। देखो इसको दिशा और परिमाण तो है लेकिन इसको क्या कहना चाहिए, सदिश राशि कहना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। देखो अगर किसी भी क्वांटिटी को हम सदिश राशि कहते हैं तो उसको यही जरूरी नहीं कि इसकी दिशा और परिमाण हो जाए बस वही हमारी सदिश राशि हो जाएगा। उसके लिए एक नियम और होता है कि सदिश योग के नियम का पालन करता है कि नहीं करता। अगर सदिश योग के नियम का पालन करता है तब उसे हम कहते हैं कि वो हमारा सदिश राशि है। सदिश योग का नियम क्या है, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़े थे और या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़े, वही हमारा सदिश योग का नियम है। सदिश योग का नियम ये तो था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर एक वेक्टर a है दूसरा वेक्टर b है, उसके बीच का एंगल थीटा है तो सदिश योग का नियम फॉलो करेगा, तो यही नियम तो लगेगा यहाँ पे। तो ये नियम यहाँ पे ये फॉलो नहीं करता। इसको ऐसे भी लिख लो कि यहाँ पे लिख लो कि यह सदिश योग के नियम या सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। ये क्या होता है, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लो कि ये इस तरीके से आ रहा है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक, अब अगर ये सदिश योग के नियम का पालन करता है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो लेकिन ये यहाँ से निकलेगा कितना, 5 एम्पियर का करंट इस तरीके से निकल जाएगा जब इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, अगर मैं इन्हीं दोनों के एंगलों को चेंज कर देता हूँ, यानी कि इसको ऐसे कर दूँ कि यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर और यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर, अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा, 5 एम्पियर का करंट यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम ये सदिश राशि होता तो अब 5 एम्पियर की करंट यहाँ से निकलता, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पे इसके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो जो फार्मूला लगाते हो, फार्मूला हमारा क्या था, कुछ ना कुछ तो आंसर अलग आता ना। जैसे यही तो फार्मूला हमारा होता था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होता था। ठीक, तभी तो सदिश योग के नियम का फॉलो करता। जबकि यहाँ पे ये काम हमारा नहीं हो रहा, चाहे तुम ऐसे लाओ यानी कि 60 डिग्री रखो, चाहे 90 रखो, चाहे 45 रखो, 30 रखो या 120 रखो, कुछ भी रखो, जितना करंट यहाँ से आएगा टोटल करंट यहाँ से निकल जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, इसीलिए ये कैसा होता है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और इसको हम जोड़ते कैसे हैं, इसको अदिश राशि कहते हैं। सिंपल हम इसको जोड़ देते हैं। अगर इसको में निकालना हो तो लिख देते हैं कि इसको अदिश राशि की तरह, अदिश राशि की तरह जोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं, सिंपली जैसे अदिश राशि को जोड़ा जाता है उसी तरीके से इसको हम अदिश राशि की तरह सिंपली जोड़ देते हैं धारा को। तो अब बात समझ में आया कि जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि धारा हमारा क्या सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तब उसको हम क्या कहेंगे, धारा हमारी कैसी होती है, एक अदिश राशि होती है। अभी देखो अदिश राशि भी नहीं होती है ये। ठीक है, मिटा दूँ, थोड़ा सा नोट कर लो, यहाँ से थोड़ा सा मिटा दूँ, ऊपर वाला नोट कर लो, बता रहा हूँ फिर आगे की कहानी। नोट कर लिया अपना, नोट कर लिया इतना, मिटा दूं। चलिए देखो, ये जो होता है, ये करंट जो होता है एक टेंसर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि भी नहीं होती है। यहाँ पे चाहो तो लिख लो कि करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। ना तो ये अदिश होता है ना तो सदिश होता है, एक नया चीज आता है, इसे हम बोलते हैं टेंसर बोलते हैं। तो ये होता है टेंसर क्वांटिटी होता है। देखो अगर तुम अदिश बोल रहे हो तो ये गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में अदिश तक ही दिया हुआ है। ये तो बता दिया ऐसे कि ये ध्यान में रखो कि इसको टेंसर भी बोला जाता है। अब ये टेंसर आपको कहाँ जाके मिलेगा, अगर आप मेन फिजिक्स से बीएससी एमएससी करोगे या मेन मैथ से करोगे तो वहाँ पे आके आपको टेंसर मिलेगा। इवन आप बीटेक करोगे तो भी यहाँ
वहाँ पे आपको टेंसर क्वांटिटी का नाम नहीं सुनोगे, ठीक। बस ऐसे याद रख लो कि हाँ टेंसर भी इसको बोलते हैं। वैसे अगर अदिश बोल रहे हो तब भी क्या है हमारा ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। इतना बोल दोगे 100% तुम्हारा सही हो जाएगा। याद रखो ये भी कि ये हमारा करंट जो होता है, वैद्युत धारा जो होती है, कैसे होती है? टेंसर क्वांटिटी होती है। अगर मान लो जैसे 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों इनमें से कोई नहीं, तब तो तुम क्या लगाओगे? अदिश राशि है। लेकिन अगर उन चारों ऑप्शनों में ऐसा दे दिया जाए कि एक सदिश राशि, अदिश राशि, टेंसर, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी चाहे जो दे दिया जाए, तो यहाँ पे तुम टेंसर लगाना, अदिश मत लगाना, ठीक है। अगर टेंसर आ गया तो टेंसर लगाना, अगर टेंसर नहीं आया तो फिर उसको कैसे लगाना? अदिश राशि ही लगाना, ठीक है। चलिए नोट कर लो, इतना जो नोट करना चाहो इसमें से नोट कर लो। नोट कर लिया? इसको मिटा दूँ? हो गया? चलिए, तो यहाँ से नई चीज़ पता चली कि जो हमारी वैद्युत धारा होती है कैसे होती है? एक अदिश राशि होती है, या इसी को बोल दो टेंसर होता है, ठीक है। सिंपली इसको अदिश की तरह हम जोड़ देते हैं। और ये अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। क्वेश्चन करें इस पे। देखो पहले 2 क्वेश्चन तो उस पर कराता हूँ जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस, जो नई चीज़ यहाँ पे देखी है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे दिया है Q बराबर दे दिया है, Q बराबर 2t² प्लस का 4t प्लस का 5, ये दे रखा है, ठीक। और कह रहा है यहाँ से फाइंड I इंस्टेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड फाइंड I एवरेज एट t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इतनी अंग्रेजी तो आती होगी यार, इसमें क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। Q का मान दे रखा है, कह रहा है कि I ताक्षणिक निकालिए। कब निकालो? t इक्वल टू 2 सेकंड पे। ताक्षणिक का मतलब क्या था? किसी क्षण पूछता था। t इक्वल टू जब 2 सेकंड होता है तो उस क्षण बताना है कि हमारा Q यहाँ पे I का मान कितना होगा, और I एवरेज बताना है जब t का मान 0 से 3 सेकंड के बीच में, ठीक। तो देखो कर रहा हूँ कि Q का मान यहाँ पे हमें I का मान निकालना है, तो I एवरेज I इंस्टेंट पहले निकालते हैं। तो I इंस्टेंटेनियस यानी कि I ताक्षणिक बराबर हम क्या पढ़ चुके हैं ना कि I इंस्टेंटेनियस जो होगा ये होगा dq बाई dt के। तो इसको क्या करो, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, हो गया, कहानी खत्म। t का मान रख दो, तो d बाई dt, q का मान कितना दे रखा है? 2t² प्लस का 4t प्लस का 5, ठीक है, बराबर का। जरा यहाँ सबको अलग अलग कर रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन वाली कहानी आनी चाहिए, और नहीं पता है तो डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर जाकर देख लो, पूरा एक लेक्चर बना रखा है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 4t, यहाँ से निकल जाएगा प्लस का 4 प्लस का 0, ये आ जाएगा हमारा I इंस्टेंट आ जाएगा, ठीक। अब ये I इंस्टेंट जो है ये हमें कहाँ पे निकालना है? यानी कि I ताक्षणिक जो कहाँ पे निकाला? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो I इंस्टेंट जो हो जाएगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड t का मान 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 4, ये हो जाएगा 12, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा? 12 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। t का मान कितना हो जाएगा? I का मान, I इंस्टेंट का मान कितना हो जाएगा? 12 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। I इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा? 12 एम्पियर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा हमसे क्या कह रहा है? I एवरेज निकालो। हमें यहाँ से निकालना है I एवरेज, यानी कि I औसत का मान निकालना है। तो I एवरेज का फार्मूला होता कितना था? डेल्टा Q बाई डेल्टा t के बराबर होता था। वही वाला याद रखो, औसत वेग, औसत चाल जो सब वाले उनमें पढ़ के आए हो ना, वही सारा है। औसत चाल भी पढ़े थे, ताक्षणिक चाल भी पढ़े थे, ताक्षणिक वेग भी पढ़े थे, तो वही वाली पूरी कहानी चल रही। बस यहाँ पे धारा में आ गया तो वैद्युत धारा आ गया, और कोई नई चीज़ थोड़ी सी पहले बोला कि नई चीज़ें कुछ नहीं मिलेंगी, एक टॉपिक नया मिलेगा, और एक चीज़ जो थी हमने आपको बता दिया, ठीक। तो I एवरेज जो हो जाएगा, यहाँ से Q को लिख लो। देखो Q कब निकालना है? जब कितना हो जाए? 0 से लेकर 3 सेकंड। तो Q का मान निकाल लो एक बार 3 सेकंड पे, माइनस Q का मान कितने पे निकाल लो? 0 सेकंड पे निकाल लो, और डिवाइड बाई डेल्टा t। t कितना हो जाएगा? 3 माइनस 0 के
बराबर हो जाएगा, ठीक, बराबर का। क्यू निकालो 3 सेकंड पे, 3 सेकंड पे क्यू का मान कितना होगा, तो यहाँ पे जरा रख दो, यहाँ पे देखो इसको निकाल लो। Q3 कैपिटल लिख दिया हूँ, यहाँ पे कैपिटल चाहो तुम कैपिटल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही है। तो Q कितने पे निकालना है, एट t = 3 सेकंड, या Q निकालना है t = 3 सेकंड पे, ठीक। तो जरा t का मान 3 रखो तो जाएगा 2 × 3 तरीका कितना जाएगा, 9 + 4 × 3 + का 5, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 प्लस का 4 तियाँ 12 प्लस का 5, ठीक। 18 और 12 कितना होगा, ये हो जाएगा 30 और 5 35, ये आ जाएगा 35, ठीक। अगली बार Q कितने पे निकाल लो, t = 0 पे, 0 पे निकालोगे तो 0 0 कितना जाएगा 5, 0 + 0 + 5, तो कितना जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मान रख दो, तो हो जाएगा 35 - 5 / 3, तो ये कितना आया, I एवरेज आया। तो I एवरेज का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 30/3, तो I एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 एम्पियर के बराबर, यानी I एवरेज का मान कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। और I इंस्टेंट का मान कितना जाएगा, 12 एम्पियर का मान आ जाएगा। 0 से 3 सेकंड तक देखोगे तो धारा कितना प्रवाहित होगा, 10 एम्पियर, और दूसरे सेकंड पे देखोगे तो धारा कितना होगा, 12 एम्पियर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दूसरे तरीके पे देखते हैं, एक दूसरे वाले पे देख लेते हैं जो हमने दूसरा देखा था। यहाँ पे Q देखकर I पूछा है, अब की बार क्या करते हैं कि I दे देते हैं और Q का मान निकालते हैं। नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लिया, चलिए। तो देखो यहाँ से कह रहा है कि I बराबर दे रखा है t³ + का 1, ये I का मान दे रखा है। कह रहा है कि 0 से 4 सेकंड तक, 4 सेकंड तक प्रवाहित, 0 से 4 सेकंड तक प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। 0 से 4 सेकंड तक प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। पहला चीज कह रहा, इसी में आगे क्वेश्चन कह रहा था इस समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ये भी ज्ञात कर लो, कि तथा इस समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इस समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। चलो जरा एक बार इसको कोशिश करो, उसी वाले फार्मूले से लगाओ कि I बराबर जो हमने dQ/dt पढ़ा था वही वाला फार्मूला लगाओ, वहीं से सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। चलो एक बार ट्राई कर लो, इसको करना चाहो तो। कर लिया, कर लिया इसको। चलिए देखो I का मान कितना दे रखा है, t³ + का 1। हमसे क्या कह रहा है, 0 से 4 सेकंड तक प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। 0 से 4 सेकंड तक प्रवाहित आवेश निकालना है कि अगर I का मान इतना है तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी Q का मान यहाँ से निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि I बराबर जो होगा ये होगा dQ/dt के होगा। जो I बराबर होता है, फार्मूला हमने पढ़ा था कि I बराबर dQ/dt के। हमें Q का मान निकालना है, तो जरा dt को इधर ले आओ, तो इसको ऐसे लिख लो कि dQ बराबर I dt के। दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। दोनों तरफ ने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट करोगे तो dQ मिलके क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा Q के बराबर आ जाएगा। Q हो जाएगा बराबर का I का मान कितना है, t³ + का 1 dt। और ये हमारा कहाँ से निकालना है, 0 से 4 सेकंड के बीच में। तो लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से 4 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन खत्म, बस इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन भी जिसको नहीं आता हो तो यहाँ पे ऊपर सर्च करो इंटीग्रेशन करियर क्लासेस 1.0, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आके पहले इंटीग्रेशन देख लो, ठीक। देखो t³ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t पे पावर 4/4। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t, और लिमिट कितना लग जाएगा, 0 से लेकर 4 तक का, ये हमारा लिमिट लग जाएगा। चलो यार बता दे रहा हूँ, देखो ये x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है x पे पावर n+1 / n+1। तो n का मान कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 + 1 / 3 + 1। ऐसे लिख लो यार, 3 + 1
डिवाइड बाई 3+1, ठीक। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा, ठीक। चलिए, और अधिक डिटेल में जानना है तो जाकर देख लो। तो यहाँ से q का मान कितना आ जाएगा, लिमिट 0 से 4, जरा t का मान रखो तो ये हो जाएगा 4 पे पावर 4, ठीक। t का मान 4 पे पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस का t का मान कितना है 4, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, जरा 0 रखो लोअर लिमिट तो जाएगा 0/4 प्लस का 0, तो q बराबर निकल जाएगा ये 4। एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, 4 × 4 × 4 × 4 डिवाइड बाई 4 प्लस का 4, ये तो पूरा खत्म हो गया 0 बन के, ठीक। एक 4 से 4 कट गया तो q बराबर निकल जाए 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 प्लस का 4, तो q बराबर कितना हो जाएगा 68 कूलाम। तो आवेश q का मान कितना हो जाएगा 68 कूलाम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, सिंपल से वही फार्मूला लगाया, इसको इधर ला के इंटीग्रेट कर दिया, q का मान हमारा यहाँ से निकल कर कितना आ गया 68 कूलाम के बराबर आ गया। अब दूसरा हमसे क्या कहता है, इस समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो हमने एक फार्मूला और भी हम पढ़ रखे हैं। सबसे स्टार्टिंग में जब हमने 12th का स्टार्ट किया था तो वही एक फार्मूला बताया था, Q बराबर NE, क्वांटाइजेशन में बताया था Q बराबर NE बताया था। Q का मान कितना दे रखा है 68, N का मान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, ठीक 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹, तो कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम के बराबर होगा, ठीक है। बेटे यार ये वायर का है फंसा, ठीक। देखो फिर इसको इधर नीचे ले आओ तो n का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻⁹, इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक है। अब इसको क्या करो, डिवाइड करना है यार, डिवाइड कर लो। देखो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा, जरा इसको हटा के ऊपर एक 10 बढ़ा लो, ठीक। ऊपर एक 10 बढ़ा लो तो हो जाएगा 68/16 × 10, ये 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पे पावर प्लस का 19, ठीक। देखो ये 4 से कटेगा, 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 4 करने में 4 बचेगा 2 6, तो 28, 4 पंचे 20, 4 से 24, 4 सत्ते 28, 17 हो जाएगा। तो n बराबर लिख लो, जरा इसको गुणा कर लो तो 170/4 × 10 पे पावर 19, 2 से काटो तो ये हो जाएगा 2 8 16, 1 17, 2 पंचे 10, 85। यहाँ से इसको जरा काटो तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो n का मान आ जाएगा 42.5 × 10 पे पावर 19 के बराबर। ये हो जाएगा हमारा n का मान आ जाएगा, ठीक है। देख लो कैलकुलेशन सही है ना यार। 68 को डिवाइड करना है 16 से, तो पहले ये 4 से कटेगा तो 4 चौका 16, 4 करने 4 और 2, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 17, 170, 2 85, ठीक है 42.5 × 10 पे पावर 19 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लो इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसको सही कर लेना यार, अपना इतना आता है आपको 12th में हो। चलिए नोट कर लिया। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। I/T पे क्वेश्चन देख लो, इसको तो यार खुद से कर लो, क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें कह रहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। कह रहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा पाँच मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन
गुजरते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते हैं, प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। चलो इसको एक बार तो खुद से ट्राई कर लो यार, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कर लिया इसको ट्राई, कर लिया इसको। चलिए, कह रहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा, यानी कि आई का मान कितना दे रखा है 5 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ एम्पियर के बराबर। ठीक, पर ये तार के अनुप्रस्थ काल से प्रति मिनट कितने, यानी कि टी बराबर कितना दे रखा है 60 सेकंड। 60 सेकंड में कह रहा है कि कितना प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। इलेक्ट्रॉन का मान पूछा, यानी एन का मान हमसे यहाँ से पूछा। तो सबसे पहले लगाओ Q बराबर NE लगा दो। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, E का मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मान। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन का मान हो जाएगा, इतना आवेश होगा उस पर। तो यहाँ से Q का मान निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि Q बराबर होगा या I बराबर होगा Q/T के। तो Q बराबर कितना होगा IT के। तो जरा इसका मान रख दो, तो ये रख दो IT बराबर NE। अब देखो सब कुछ पता है, I का मान कितना है 5 × 10⁻⁻3, T का मान कितना है 60 सेकंड है, बराबर का N का मान निकालना है, E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको नीचे ले आओ तो N का मान हो जाएगा 5 × 60 × 10⁻³ डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही हमारा एन का मान हो जाएगा। अब कैलकुलेशन तो इतना आना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको, जितना नोट करना चाहो इसमें से नोट कर लिया। इतना हो गया, चलिए बता दूँ। देखो अब जो हमारा अगला टॉपिक है, जो हमें यहाँ पे नया पढ़ने को मिलेगा, वो है हमारा धारा घनत्व। धारा घनत्व, ठीक। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो वैद्युत धारा होता है, वो वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, जबकि हमें चाहिए क्या, एक सदिश राशि चाहिए था। अब वैद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि क्यों होती है, अभी अभी हमने देखा है कि वो देखो धारा के पास दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन वो सदिश योग के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या होता है अदिश राशि होता है। इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोला जाता है। ठीक, मेन पार्ट यह है कि वो कैसा होता है, एक अदिश राशि होता है। तो हमें इसी के इक्विवेलेंट चाहिए था, एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी कि जो धारा को ही तो रिप्रेजेंट करे, प्ले करे धारा को ही, लेकिन वो एक सदिश राशि हो। तो उसके लिए हमने क्या निकाल लिया, धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी निकाला। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जे से। जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि जो विभवांतर होता है वो एक अदिश राशि होता है, और उसी के इक्विवेलेंट हमने निकाला था कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, दोनों बराबर सेम ही होते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र जो है ये कैसा होता है, एक सदिश राशि होता है। या ऐसे समझो कि जो हमने क्षेत्रफल सदिश निकाला था, वो क्षेत्रफल जो कैसा होता है अदिश, लेकिन क्षेत्रफल सदिश कैसा हो जाएगा, वो क्षेत्रफल सदिश ही होगा, उसका नाम ही क्षेत्रफल सदिश कर दिया है। ठीक है, उसका वेक्टर बना दिया था हमने। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने धारा घनत्व भी डिफाइन करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जे से। ठीक है, तो धारा घनत्व जे, और जे बराबर होता है I/A के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से निकालें कि जे बराबर क्या होगा, तो जे बराबर होगा I/A के। ये होता है धारा घनत्व जे का फार्मूला, I/A। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर कोई एक चालक है, मान लेते हैं कि कोई एक चालक है यहाँ पे, ठीक है, ये चालक है, यहाँ पे ये करंट इसका बह रहा है, ये करंट I है, और ये करंट भी इसका क्या है, I करंट है। ठीक है, यहाँ से ये क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल हमारा A है। ये क्षेत्रफल जो है, तो ये क्षेत्रफल हमारा कितना है, A के बराबर है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जो J होना चाहिए, J जो होगा वो धारा I की दिशा में होगा। ये J जो होगा वो धारा I की दिशा में होगा, I की दिशा में होगा। ये J जो होगा, यानी कि धारा घनत्व J जो होगा वो किसकी दिशा में होगा, धारा I की दिशा में ही होगा। ये J होगा हमेशा, J जो होगा वो धारा I की दिशा में होगा। इसी तरीके से एक और भी देखते हैं कि क्षेत्रफल जो होगा, यानी कि एरिया जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा, ये क्षेत्रफल वैद्युत, या क्षेत्रफल जो है वैद्युत धारा के, क्षेत्रफल वैद्युत धारा के
लंबवत होगा। क्षेत्रफल जो होगा वो कैसा होगा, वैद्युत धारा के लंबवत होगा। देखो ये वैद्युत धारा बह रही है, ये धारा बह रही है, और ये हमारा क्या, इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जो होगा हमेशा वैद्युत धारा के कैसा होगा, लंबवत होना चाहिए, इसकी कंडीशन है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्षेत्रफल सदिश से इसका क्षेत्रफल सदिश निकालोगे तो ये आएगा, इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। तो देखो जिस दिशा में क्षेत्रफल सदिश है उसी दिशा में हमारा क्या है, धारा भी है। तो हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश वैद्युत धारा के समांतर होगा। यानी कि क्षेत्रफल सदिश लिखना चाहें तो हमारा जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश वैद्युत धारा के समांतर होगा। क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो हमारा कैसा होगा, वैद्युत धारा के समांतर होगा। ये कंडीशन हमारी फॉलो करनी चाहिए इसमें कि हमारा जो जे होगा वो धारा आई की दिशा में होना चाहिए, या क्षेत्रफल जो होगा वो धारा के लंबवत होगा। ठीक है, तो ये हमारा धारा घनत्व हो जाएगा, जे बराबर आई बाई ए के बराबर होगा। ठीक, देखो हमेशा क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है, इससे नहीं बनता है। लेकिन देख लो इसको भी कि ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये हमारा कोई एक चालक था, यहाँ से ये धारा आई बह रही है। ठीक, ये धारा आई यहाँ से बह रही है। तो अब की बार जो हमने क्षेत्रफल ले लिया, ये हमने क्षेत्रफल लिया, ये क्षेत्रफल हमने लिया यहाँ पे। ठीक, अब ये क्षेत्रफल जो है वो धारा आई के लंबवत नहीं है। देखो ये क्षेत्रफल जो है वो धारा आई के लंबवत नहीं है। मान लो कि यहाँ से जो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल हमारा थीटा एंगल बना रहा है। मान लो कि यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल यहाँ से ये बना रहा है। ठीक, तो क्या अब भी हम जे बराबर आई बाई ए लिख सकते हैं? अगर आई बाई ए लिखना है तो देखो ए क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल वैद्युत धारा के लंबवत होना चाहिए। ये हमारा क्षेत्रफल है, ये वैद्युत धारा के लंबवत है, वैद्युत धारा के लंबवत तो नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं। एक कंपोनेंट देखो ये इस तरफ बन रहा है, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा ए कॉस थीटा, इस एरिया का एक कंपोनेंट इधर आएगा ए कॉस थीटा, एक इधर आएगा ए साइन थीटा। तो ए की जगह पे हमारा जो जे का मान जो हो जाएगा वो आई बाई कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमारा क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो एरिया हमारा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ना हो, तो हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत वाला कंपोनेंट ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम क्षेत्रफल सदिश से समझना चाहें तो इसको भी समझ सकते हैं। देखो अगर क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे तो क्षेत्रफल सदिश क्या हमारा ये आएगा, क्षेत्रफल सदिश आएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता था वो हमेशा क्षेत्र के कैसे होता था, लंबवत होता था। तो ये ऐसे मुड़ा हुआ है तो लंबवत कहाँ आएगा, इस तरफ हमारा लंबवत आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ से अगर ये हमारा ये थीटा है, ये हमारा पूरा कितना है 90 है, तो ये वापस कितना जाएगा, थीटा के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, थीटा के बराबर आ जाएगा, ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो ये वापस कितना जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो इसका जरा दो कंपोनेंट करो, अगर इसका दो कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा और दूसरा कितना आएगा ए साइन थीटा। एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो हमारा कितना आएगा ए कॉस थीटा आएगा, इधर वाला ए साइन थीटा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र के समांतर होना चाहिए। तो जो हमने यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश लिया, तो क्षेत्रफल सदिश देखो, क्षेत्रफल सदिश भी इधर जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र भी इधर जा रहा है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जा रही है। तो चाहो तो तुम इस तरीके से निकाल लो, चाहो तो तुम ऐसे निकाल लो, दोनों तरीका सही। किताब में तो इसे लिखा होता है आई बाई ए के बराबर लिख देता है, बस हो गया खत्म। ठीक है, ये ऐसे भी समझ सकते हो, इस तरीके से भी समझ सकते हो। चलिए नोट कर लो जिसमें से नोट करना चाहो। यही होता है हमारा धारा घनत्व, होता है, बस छोटी सी चीज़ है, नोट कर लो। नोट कर लिया। अच्छा इसका जो ये है, इसका परिभाषा जो है, परिभाषा कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ, नोट कर लो। नोट कर लो इसी परिभाषा इसकी, कि किसी चालक में, परिभाषा नोट कर लो, कि किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व, किसी बिंदु पर धारा घनत्व, किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परिता, उस बिंदु के परिता प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, क्षेत्रफल से
क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होती है। वैद्युत धारा के बराबर वैद्युत धारा के बराबर होती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, चाहे तो परिभाषा बेसिकली लिख लो, हो सकता है अगर कहीं बाई चांस पूछ ले तो इसको लिख देना। ठीक है, चलिए तो ये इतना याद रखो कि धारा घनत्व जे बराबर होगा I/A के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया इतना। ठीक है, देखो जो हमारा जे बराबर निकला I/A, और अगर इसको ऐसे भी निकला कि जे बराबर होगा I/A cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर गुणा कर दूँ तो देखो कितना जाएगा, JA cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, I के बराबर आ जाएगा। अब जरा याद करो, AB cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट करके लिखते थे, A डॉट B हम क्या लिखते थे, AB cos थीटा लिखते थे। तो यहाँ से I बराबर लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से I बराबर लिखना चाहें तो J डॉट A करके लिख सकते हैं कि I बराबर जो होगा वो हमारा J डॉट A के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि I बराबर जो होगा J डॉट A के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक चीज़ और भी है कि ये जो होता है ये इसका लाक्षणिक गुण होता है, ये पूरे चालक का होता है। लाक्षणिक गुण का मतलब ये है कि चालक के हर स्थान पर, जैसे ये हमारा चालक था, जैसे हमने ये चालक ले लिया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने ये चालक लिया, यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी धारा आई प्रवाहित हो रही, यानी कि बह रही है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमने एरिया लिया, हो सकता है कि इस एरिए पर जो हमारा धारा घनत्व तो वो धारा घनत्व कुछ दूसरा हो, और मैं इस एरिए पर ले लूँ तो इस एरिए पर हमारा धारा घनत्व क्या हो, अलग अलग हो, यानी एक ही चालक के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर हमारा धारा घनत्व जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाक्षणिक गुण बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एक ही चालक के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग धारा घनत्व हमारा हो सकता है। ठीक है, तो अगर अलग अलग धारा घनत्व हो जाए तो उसका I अगर निकालना हो तो I कैसे निकालेंगे, तो देखो I बराबर जो निकलेगा, अगर मान लो यहाँ पे धारा घनत्व कुछ अलग है, यहाँ पे धारा घनत्व कुछ अलग है, यहाँ पर निकालो तो यहाँ पर धारा घनत्व अलग है। अगर एक ही चालक के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर धारा घनत्व अलग अलग है और हमें निकालना धारा घनत्व, तो उसको हम क्या करेंगे, सबको इंटीग्रेट कर देंगे। तो I बराबर निकल जाएगा इंटीग्रेशन J डॉट DA के बराबर, और उस पूरे सरफेस का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, इसकी वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो उसको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, बस ऐसे बता दिया। चलिए नोट कर लिया यार, क्या कहूँ, आ जाता है मन में, बोल देता हूँ। चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कह रहा है कि तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है, 4 मीटर स्क्वायर है। इसमें 4.8 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें 4.8 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, क्या तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तार में धारा घनत्व, जल्दी से कर लो यार, आसान सा क्वेश्चन है, धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तार में धारा घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, लगाओ फार्मूला। धारा घनत्व J ज्ञात करना, J बराबर क्या होगा, I/A होगा। कह रहा है तांबे के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, A का मान दे रखा उतना, तो J बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻, लिख दे रहा हूँ यार, A बराबर कितना दे रखा, 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। I का मान कितना दे रखा, 4.8 एम्पियर, जरा सबका मान रख दो यहाँ से, तो J बराबर यहाँ से निकल जाएगा हमारा
जे बराबर आई का मान कितना 4.8 डिवाइड बाई 3 गुणे 10 पे पावर -4। ठीक है, तो जरा इसको काटो, तो 3 एकड़ निम 3 10 छक 18, तो जे बराबर निकल जाएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर 4 के बराबर। ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसका इतना मान आ जाएगा 1.4 इंटू 10 पे पावर 4 के बराबर। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लिया इतना, हो गया। चलिए, अच्छा इसका अगर मात्रक लिखना चाहो तो मात्रक कितना होगा, देखो अच्छा वहाँ पर मात्रक नहीं बताया था। देखो जे बराबर आई बाई ए, इसका मात्रक जे आई का करंट धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, और नीचे ये क्या हो जाएगा, हिंदी में लिख दो यार, ये हो जाएगा एम्पियर, और इसका नीचे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मात्रक आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो वहाँ पे लो जहाँ पे धारा घनत्व बताया था, तो धारा घनत्व में ये मात्रक नहीं लिखा था, तो मात्रक लिख लो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, नोट कर लो। चलिए देखो, अगला टॉपिक हमारा कि वैद्युत चालन। वैद्युत चालन, देखो ये टॉपिक नहीं है, इसके बारे में बहुत डिटेल से हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो ले लो इसका कि हमें पढ़ना क्या है अगले लेक्चर में। देखो वैद्युत चालन किसे कहते हैं कि जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, यानी कि जाता है, तो उसे को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालन कहते हैं। और ये जो गतिमान आवेशित कण होते हैं, इसको आवेश वाहक कहते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि अगर कोई आवेश है तो उसमें कुछ ना कुछ मास तो जरूर होगा, तो कोई कण बन जाएगा। तो जब वो कण जो होगा, जो कण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसे आवेश वाहक कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा वैद्युत चालन में। अब देखो वैद्युत चालन द्रव में अलग तरीके से होता है, गैस में अलग तरीके से होता है, ठोस में अलग तरीके से होता है। जैसे अगर मैं द्रव की बात करूं तो द्रव में चाहो तुम अम्ल ले लो, क्षार ले लो, अम्लीय जल ले लो, या जलीय विलयन ले लो, इन सब में वैद्युत चालन जो होता है धन आयनों, ऋण आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। कोई भी द्रव ले लो, उस द्रव में जो वैद्युत चालन होगा वो धन आयन, ऋण आयन और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वैद्युत चालन होता है। और ये प्रक्रिया जो होती है इसको क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। चाहो तो इसको लिख भी लो कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, वैद्युत अपघटन। इस क्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। कि जब द्रव में आवेश का स्थानांतरण होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो जाते किसके द्वारा है, धन आयनों, ऋण आयनों और इलेक्ट्रॉनों, तीनों के द्वारा उसका स्थानांतरण होता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, एक बार बोल रहा हूँ, लिखना चाहो तो इसको लिख लो कि द्रव जैसे अम्ल, क्षार, अम्लीय जल तथा जलीय विलयन में वैद्युत चालन धन आयनों, ऋण आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, तथा यह प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस जो होते हैं वो साधारण दाब पर, अगर उस पर कोई दाब नहीं पड़ा है तो साधारण दाब जो होता है, अगर उस पर देखे जाए तो गैस जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। साधारण दाब पर गैस जो होगा विद्युत का कुचालक होगा, परंतु कम दाब पर तथा उच्च विभवांतर लगा देते हैं। अगर इस पर हम विभवांतर दे देते हैं तो वैद्युत चालन होने लगता है। और ये वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों तथा धन आयनों के द्वारा होता है। यहाँ पे जब कम दाब पे उच्च विभवांतर लगाते हैं तो इसमें वैद्युत चालन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों तथा धन आयनों के द्वारा होता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसर्जन कहलाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत विसर्जन कहते हैं। वैद्युत विसर्जन कहते हैं, यानी गैसों में जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विसर्जन कहते हैं। ठीक, इसको बोल दे रहा हूँ, चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो कि साधारण दाब पर प्रायः सभी गैसें वैद्युत कुचालक होती हैं, परंतु कम दाब पर उच्च विभवांतर लगाने पर वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों तथा धन आयनों के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया वैद्युत विसर्जन कहलाती है। अच्छा, अगर मैं ठोस की बात करूं तो ठोस में या धातुओं की, ठोस ना बोल के धातु बोलो, तो जो धातु होती है उन धातुओं में चालन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अब धातु में सभी धातुएं और पारे, सारे धातुएं और पारा, इन दोनों में जो होता है वो वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब इसी पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। अगला पूरा लेक्चर जो होगा हमारा इसी पर धातुओं के बारे में ही होगा कि जब उसमें
उसमें अगर हम कोई भी धातु लेते हैं, तो जैसे अगर कोई एक रॉड ले लेते हैं, एक लोहे की छड़ ले लो, उसको छुओ तो करंट नहीं लगता है, लेकिन जब उस पर बैटरी लगा देते हैं तो आपको एक करंट झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? करंट लगता है ना, क्यों होता है? ये सारी चीज़ें बात हम करेंगे बहुत डिटेल में। आपको पूरी बताऊँ तो अगले लेक्चर में आपको पूरा मैं एक कहानी सुनाऊंगा, और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग का एक छोटा सा डेरिवेशन, उस पर 2 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी